नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर हमेशा ही हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहते हैं क्योंकि हम आपके स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा बदल गई है कि तरह तरह की बीमारियां लोगों को घेरे हुए हैं। हर उम्र के लोगों को बीमारियां सता रही है। अब लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर हर तरह की बीमारियां जब बढ़ती जा रही है, तब बीमारियों के बारे में जानकारी होना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए हम अलग अलग बीमारियों पर हमेशा नियमित अंतराल पर आपसे बात करते रहते हैं। आज एक ऐसी बीमारी पर बात होने वाली है और वो है स्ट्रोक। मेरे साथ दो डॉक्टर वीएनएम स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जिनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ डॉक्टर मोहित शाह है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और मेरे साथ है डॉक्टर संदीप मावानी जो न्यूरो सर्जन है। दोनों ही आदित्यूरा हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर मोहित शाह से हम जानेंगे और साथ ही डॉक्टर संदीप मावानी से भी जानकारी लेंगे कि आखिरकार स्ट्रोक होता क्या है, उसके लक्षण क्या है, कैसे ट्रीटमेंट होती है और कैसे आगे चलकर हम इस पूरी बीमारी से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोहित शाह से बात करना चाहूंगी। सर, स्ट्रोक, सबसे पहले तो दर्शकों को हम बेसिक जानकारी दे दें कि आखिरकार स्ट्रोक होता क्या है। अच्छा, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक जिसे हम कॉमनली जानते हैं, लकवा, पक्षाघात, पैरालिसिस वगैरह कॉमन वर्ड्स है जो ब्रेन स्ट्रोक के लिए यूज हो जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग में खून नहीं पहुंचता है या फिर दिमाग में खून पहुंचाने वाली नली अचानक से फट जाती है। दोनों कंडीशंस में ब्रेन के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उनको ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह न मिलने से उनका बहुत ही क्विकली डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, जो ज़्यादातर परमानेंट होता है। इस कंडीशन से दिमाग का कुछ हिस्सा काम करना कम कर देता है। उस कंडीशन को, मेडिकल कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं। जी, स्ट्रोक, और आम भाषा में हम कहते हैं कि लकवा हो गया। काफी आम बीमारी है, लेकिन जब होती है तब बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसीलिए आज स्ट्रोक पर बात हो रही है। सर, कितने तरह के स्ट्रोक होते हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रोक की अगर मैं बात करूं तो क्या बता सकेंगे आप मुझे? देखिए, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। एक हम जिसको कहते हैं इश्केमिक स्ट्रोक और दूसरा है जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। इश्केमिक स्ट्रोक के अंदर, जैसे मैंने बताया, अचानक से ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचता है। ऐसा होता है क्योंकि जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, वो कुछ कारण से ऑक्लूड हो जाती है, बंद हो जाती है, जिससे कुछ हिस्से में ब्लड ना पहुंचने से वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है। ये इश्केमिक स्ट्रोक की बात हो गई। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर वो जो ब्लड की नली है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो नली को रप्चर करके जो ब्लड है वो हेमरेज करता है। तो जो ब्लड ब्रेन में आ जाता है वो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करके सिमिलर मैकेनिज्म से ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स पैदा करता है। जी, हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और अगर कोई भी ऑर्गन छोटा सा भी इधर उधर काम करने में दिक्कत करे तो ऐसी परेशानियां सामने आती है और इसलिए आज स्ट्रोक पर बात हो रही है। क्या है इसके कॉमन रिस्क फैक्टर, ये भी जान लेते हैं। सर, क्या है कॉमन रिस्क फैक्टर स्ट्रोक्स के? जी, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर सबको ज़्यादातर पता होता है। जी। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक दोनों ही एक जैसी बीमारी है, खाली ऑर्गन हार्ट की जगह ब्रेन है, ऐसा आप कह सकते हैं। दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल होते हैं और जो हम अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करने से या दवाइयों से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। जैसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के अंदर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, डिसलिपिडेमिया जिसे हम कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से जानते हैं, स्मोकिंग, और लास्ट एक मेजर रिस्क फैक्टर बोलेंगे फिजिकल इनएक्टिविटी, जिस पे हम ज़्यादा जोर नहीं दे पाते। फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब ऐसा जीवन जिसमें एक्सरसाइज की कमी हो। ये सारे रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो दवाई से या डाइट से या एक्सरसाइज से। इसके अलावा जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसका डॉक्टर या पेशेंट खुद कुछ नहीं कर सकता, एज जो बढ़ने वाली है, और स्ट्रोक के रिस्क बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, जो हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुल मिला के ये मेजर रिस्क फैक्टर्स है जिससे स्ट्रोक होता है। जी, यानी कुछ चीजें हमारे हाथ में है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीजें हमारे हाथ में हैं उन्हीं पे अगर फोकस किया जाए तो बीमारियों से बचा जा सकता है। छोटी छोटी हमारी जो आदतें हैं वो अब सीधी सीधी आगे चलकर बीमारियों में कन्वर्ट हो रही है और इसीलिए हम वीएनएम टीवी पर हमेशा ही अलग अलग बीमारियों पर बात करते हैं ताकि हम अवेयर हों, हम ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर हो कि हम अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। आज स्ट्रोक पर बात हो रही है तो
कभी कभी छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं और वो बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाते हैं। सर, अगर मैं इसके सिम्टम्स जानना चाहूँ तो क्या हो सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं या फैमिली रिलेटिव्स पहचान सकते हैं कि स्ट्रोक हुआ है, लकवा हुआ है? स्ट्रोक के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, बी फास्ट, BEFAST। बी इज फॉर बैलेंस। कोई भी पेशेंट या उसके आजू बाजू के रिलेटिव्स अगर नोटिस करते हैं कि अचानक से बैलेंस बिगड़ रहा है, चलने में बैलेंस बिगड़ रहा है। ई फॉर आई, देखने में, विजन में अचानक से कोई कंप्लेन आ रही है, दिखना बंद हो गया है या डबल दिख रहा है वगैरह वगैरह। एफ इज फॉर फेस, अगर फेस में थोड़ी सी एसिमेट्री दिख रही है, मुंह टेढ़ा हो गया जिसको बोलते हैं। ए इज फॉर आर्म, आर्म मतलब कोई भी एक साइड का हाथ या पैर, उसमें ताकत कम हो जाती है, काम नहीं करता है या झंझनाहट जैसा महसूस होता है। एस इज फॉर स्पीच, स्पीच मतलब बोलने में आवाज लड़खड़ाने लगे या आवाज चेंज हो जाए अचानक से। अगर ये बी फास्ट है तो टी मतलब टाइम, जो हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर से मिलना है। इसी का हिंदी शॉर्ट फॉर्म है बचाओ। ब फॉर बाजू, च फॉर चेहरा, अ फॉर आवाज और व फॉर वक्त। बचा है तो वक्त जाया नहीं करना है। और ये ओवर द पीरियड होता है या सडनली होता है? सडनली, मैं एक वर्ड बहुत बार बोला, अचानक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रोक। डायग्नोस की बात मैं जरूर करना चाहूंगी। सर, डायग्नोस कैसे होता है स्ट्रोक का? डायग्नोसिस एज सच इजी है। जैसे पेशेंट की ये बी फास्ट वाली कोई भी हिस्ट्री हो, उसको हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस डायग्नोसिस वहीं पे हो जाता है। बट आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करने में और गंभीरता समझने के लिए हमें उसकी जांच करना ज़रूरी है। जांच में मेन जो इन्वेस्टिगेशन है वो न्यूरो इमेजिंग है, जिसको हम MRI या CT स्कैन ब्रेन का कराना चाहिए। उससे हमारा डायग्नोसिस परफेक्टली कंफर्म हो जाता है। तो बीमारी अचानक होती है और इसलिए उसका निदान भी बहुत फास्ट होता है। कभी कभी जब बीमारी होती है और ये जब हार्ट अटैक के साथ सर ने इसे कंपेयर किया है तो बहुत कम वक्त होता है किसी भी पेशेंट के पास, और इसलिए विंडो पीरियड या गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर, क्या है ये विंडो पीरियड या गोल्डन आवर जैसे वर्ड्स? उसके लिए स्ट्रोक की गंभीरता समझना जरूरी है। आप देखेंगे स्ट्रोक के 1/3 मरीज अल्टीमेटली उनकी डेथ होती है। बाकी 1/3 जो मरीज होते हैं उनको परमानेंट डिसेबिलिटी रह जाती है, और बाकी 1/3 है जिनको ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी मिल सकती है। तो हमारे पास बहुत कम समय होता है जिसमें हम कुछ एक्ट करें, जो ब्लड सप्लाई रुक गया है ब्रेन का उसको रिस्टोर करें, तो जो परमानेंट डैमेज है, जो डिसेबिलिटी या डेथ का रिस्क है, वो कम कर सके। तो जब जैसे ही स्ट्रोक सेट इन होता है, ये कह सकते हैं एवरी मिनट हम लोग 19 लाख न्यूरॉन्स वी आर लूजिंग। तो वो जितना हो सके उतना जल्दी हमें ब्लड रिस्टोर करना चाहिए, और वो विंडो पीरियड बोलते हैं जिसमें हम कुछ एक्ट करके चेंज कर सकते हैं। दैट विंडो पीरियड इज अराउंड 6 आवर्स। 4.5 घंटे में एक इंजेक्शन आता है जो हम दे के ब्लड फ्लो रिस्टोर कर सकते हैं, और एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करके एक प्रोसीजर होता है जो सर करते हैं, जो 6 आवर्स के अंडर कर सकते हैं। बट ये थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ेगा ये बात को कि 4.5 घंटे में भी जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 4.5 घंटे, एज सुन एज पॉसिबल। अगर 2 घंटे में हो जाता है, बेस्ट रिजल्ट्स के चांसेस होते हैं। यानी हमेशा ही जब स्ट्रोक जैसी कोई लक्षण दिख रहा है तो फौरन एक्ट करना ही होगा और फौरन डॉक्टर के पास पहुंचकर उसका इलाज शुरू करना होगा। आज बात हो रही है स्ट्रोक की बीमारी पर, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मोहित शाह और डॉक्टर संदीप मावानी, जो बता रहे हैं कि आखिरकार बीमारी कैसे है, निदान कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, ये क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मीन्स बहुत सारी स्पेशलिटीज़ एक साथ आती है। जैसे ही स्ट्रोक का मरीज हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, न्यूरोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, लेकिन साथ में रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट वगैरह भी इन्वॉल्व करना पड़ता है टू कंफर्म डायग्नोसिस एंड गाइड फर्दर ट्रीटमेंट। तो जैसे मैंने बताया विंडो पीरियड के बारे में, 4.5 आवर्स तक इंजेक्शन होता है, उसको हम इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, जो इंजेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला होता है। अगर वो पार्शियली सक्सेसफुल हुआ या सक्सेसफुल नहीं हुआ
तो उसके आगे का ट्रीटमेंट जो भी हमें बहुत ही फास्ट करना पड़ता है, दैट इज मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, जो एक एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जन करते हैं। संदीप सर से भी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर, कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच किया जाता है? जब भी कोई स्ट्रोक का पेशेंट हमारी इमरजेंसी में आता है तो इमरजेंसी के डॉक्टर पहले तो डायग्नोस करते हैं। प्राइमरी डायग्नोसिस इमरजेंसी के डॉक्टर करते हैं, जैसे ये बी फास्ट नेमोनिक बताया डॉक्टर मोहित शाह ने कि स्ट्रोक का केस लग रहा है। इमीडिएटली स्ट्रोक टीम रहता है, स्पेसिफाइड स्ट्रोक टीम, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और कैथलैब का टीम एंड स्पेशलाइज नर्सिंग स्टाफ फॉर स्ट्रोक केयर इन्वॉल्व रहते हैं। वो सबको अलर्ट होता है कि एक स्ट्रोक का पेशेंट आया है, उसे हमें ट्रीट करना है। वो अलर्ट के हिसाब से इफ पेशेंट कम्स टू इमरजेंसी विद इन 4.5 आवर तो आईवी थ्रोम्बोलिसिस के लिए वो कैंडिडेट अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसके स्पेसिफाइड इंडिकेशंस रहते हैं। वो थ्रोम्बोलिसिस पॉसिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल है तो उनको इमीडिएटली थ्रोम्बोलिसिस के लिए मेडिसिन दिया जाता है। अगर थ्रोम्बोलिसिस पॉसिबल नहीं है या तो हमें लगता है कि लार्ज वेसल ऑक्लूजन है, माने दिमाग में खून ले जाने वाली बड़ी नस कोई ब्लॉक है, तो उनको थ्रोम्बोलिसिस के बाद हम एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर है जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं, वो कैथलैब में होता है। जैसे हार्ट अटैक आता है और हम हार्ट अटैक आने के बाद पेशेंट को कैथलैब में ले जाके स्टेंट रखते हैं, ऐसा ही एक प्रोसीजर है जिसका नाम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी है। 2015 के बाद बहुत वाइड स्प्रेड यूज हो रहा है और उसके जो रिजल्ट्स है दे आर वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट। तो कैथलैब में हम पेशेंट को ले जाते हैं इफ लार्ज वेसल ऑक्लूजन इज बीइंग डायग्नोस्ड। कैथलैब में ले जाके पेशेंट को बेहोश करके पैर की नस से हम दिमाग के अंदर जाते हैं। उसके स्पेसिफाइड कैथेटर्स रहते हैं जिसको हम मेडिकल टर्म में स्टेंट रिट्रीवर या एस्पिरेशन कैथेटर बोलते हैं। वो हम दिमाग की जो नस ब्लॉक है वहाँ ले जाते हैं और जो भी थ्रोम्बस रहता है उसको वहाँ से बाहर खींचते हैं। तो एक बार वापस ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है तो जो भी ब्रेन का पार्ट फंक्शन करना बंद हुआ है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वापस रिकवर होना शुरू होता है। बट दिस प्रोसीजर शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे डॉक्टर मोहित ने स्ट्रेस दिया कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हम 6 घंटे वेट करके आना है। एक बार स्ट्रोक का सिम्टम हुआ और अगर आप 1 घंटे में आ गए एंड 1 घंटे में हमने ब्लड फ्लो वापस शुरू कर दिया तो रिकवरी थोड़ा बेहतर और थोड़ा स्पीड में होता है। जी, बीमारी बड़ी है और इसीलिए उसका अप्रोच भी बहुत एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए, ये कह रहे हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर संदीप मावानी। डॉक्टर मोहित शाह ने कहा था कि 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक होते हैं, तो हेमरेजिक स्ट्रोक की उन्होंने बात की थी, उस पर भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। सर, हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है? जैसे डॉक्टर मोहित शाह ने ऑलरेडी बताया, हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्रेन के अंदर ब्लड ले जाने वाली, शुद्ध खून ले जाने वाली और अशुद्ध खून वापस ले जाने वाली 2 वेसल्स रहती है। एक को आर्टरी बोलते हैं और दूसरे को वेन बोलते हैं। अगर आर्टरी या वेन में कहीं पे भी कहीं से रप्चर हुआ, वो परफोरेशन हुआ, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। कॉमनेस्ट कारण है ट्रॉमा। किसी को भी हेड इंजरी हुआ, कुछ लगा तो कहीं से ब्लीडिंग होके दिमाग के अंदर ब्लड का क्लॉट हो सकता है। दूसरा कॉमन कारण है हाइपरटेंशन। कभी कभार कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन उनका बीपी 180, 190, 200 तक रहता है। तो जो दिमाग की छोटी छोटी नसें है वो 200 तक ब्लड प्रेशर टॉलरेट नहीं कर सकती और वो रप्चर हो जाती है। उसकी वजह से ये ब्लीडिंग होता है, जिसे हाइपरटेंसिव ब्लीड बोलते हैं। दूसरी दिमाग की कई बाकी बीमारियां हैं जो दिमाग की आर्टरीज को अफेक्ट करती है, जैसे कि एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म इज अ टाइप ऑफ बलून। वो दिमाग की वेसल में एक छोटे फुग्गे जैसा हो जाता है और वहाँ पे जो वॉल रहती है आर्टरी की वो बहुत ही थिन रहती है। अगर कोई कंडीशन में ब्लड प्रेशर थोड़ा शूट हो जाए तो वो वॉल में रप्चर होके दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है, उसे एन्यूरिज्मल ब्लीड बोलते हैं। वैसे ही कई पेशेंटों में दिमाग की आर्टरी और वेन के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन और एक एबनॉर्मल गुच्छे जैसा बनता है, जो नॉर्मली नहीं होता है। नॉर्मल पर्सन के दिमाग में प्रॉपर सर्कुलेशन और प्रॉपर कम्युनिकेशन रहता है वो वेसल के बीच में। वो एबनॉर्मल गुच्छा जो बनता है उसकी वॉल्स भी कभी कभी थिन रहती है, वो भी रप्चर होने से ब्लीडिंग हो सकता है। बाकी एक रीज़न है, कभी कभी कई पेशेंट्स में जो खराब खून ले जाने वाली नसें है वो डिहाइड्रेशन की वजह से, या कॉमनली हम देखते हैं समर में ये वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस और वीनस हेमरेजिक इन्फार्क्ट, वो समर में बहुत ही कॉमन होता है। खराब खून ले जाने वाली नस ब्लॉक हो जाती है तो जो ब्लड फ्लो आ रहा है उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है और वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकता है। अदर कॉमन रीज़न,
क्योंकि बहुत सारे हार्ट अटैक अभी ट्रीट हो रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आर ऑन ब्लड थिनर। सो ओवर यूजेज ऑफ एंटीकोएगुलेंट और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जो हमारे ब्लड को ज़्यादा थिन करती है, वो कभी कभार कोई पेशेंट ने भूल से डबल डोज ले लिया या पेशेंट का वेट कम है और वो वेट के कंपैरिजन में दवाई का डोज ज़्यादा है, तो ओवर यूजेज या एबनॉर्मल यूजेज हुआ और ब्लड ज़्यादा थिन हो गया तो भी ये पेशेंट में हेमरेजिक स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। सो ये कॉमन रीजंस है हेमरेजिक स्ट्रोक के। अराउंड 4-5 रीज़न है जो कॉमनली हम हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं जी। और इसलिए हमारी लाइफस्टाइल को हमेशा हमें कीनली ऑब्जर्व करना जरूरी है कि क्या हो रहा है शरीर में, क्या कोई बदलाव हो रहा है, क्या कोई चेंजेस हम फील कर रहे हैं। कभी कमजोरी होती है, छोटी चीजें होती है जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं और वो ही आगे चलकर हमें दिक्कत दे सकती है। सर, क्या कॉमन टेस्ट होते हैं जिससे हम हेमरेजिक स्ट्रोक का निदान कर सकें? जैसे ही कोई स्ट्रोक का पेशेंट आता है, कॉमन कंप्लेन वीकनेस, बोलने में तकलीफ, समझने में तकलीफ, वो कॉमन कंप्लेन रहती है। सो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन आइदर इश्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारा सीटी स्कैन रहता है। सीटी स्कैन हमें बताता है कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है या इश्केमिक स्ट्रोक है। अगर सीटी स्कैन में कहीं पे भी ब्लीडिंग नहीं है तो देन इट इज़ अ इश्केमिक स्ट्रोक, तो फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली होता है। अगर हेमरेज दिख रहा है तो हेमरेज भी हमें ये कारण, उसमें से कौन से कारण की वजह से ये ब्लीडिंग हुआ है वो थोड़ा बहुत बता देता है। सपोज हाइपरटेंसिव ब्लीड का पेशेंट है तो उसका स्पेसिफाइड लोकेशन रहता है सीटी स्कैन में, और ब्लड प्रेशर पेशेंट का 180-190 रहता है। सो दैट इंडिकेट्स के ये हाइपरटेंसिव ब्लीड है। तो सीटी स्कैन के आगे वो सब पेशेंट्स में कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर एन्यूरिज्म या एवीएम रप्चर का पेशेंट है तो वो पेशेंट्स में सब एरेक्नोइड हेमरेज होता है। वो एक स्पेसिफाइड लोकेशन है ब्रेन में, वहाँ पे ही ब्लीडिंग होता है। वो अगर दिखे तो उनको सीटी एंजियोग्राफी और 4 वेसल डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी करके हम आगे डायग्नोस करते हैं। 4 वेसल डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी एक स्पेसिफाइड टेस्ट है। जैसे हार्ट अटैक आता है और हम हार्ट का एंजियोग्राफी करते हैं, वैसे ही ये ब्रेन का एंजियोग्राफी है जी। उसमें हमें पता चलता है कि सपोज एन्यूरिज्म है, ब्रेन की कोई आर्टरी में फुगाव हुआ है, तो उसकी क्या साइज है, उसका क्या लोकेशन है, क्या मॉर्फोलॉजी है, कहाँ से फटा है, उसको हम कैसे ट्रीट कर पाएंगे। कभी कभी मल्टीपल एन्यूरिज्म्स भी रहते हैं। एवीएम है तो वो एवीएम को कितनी आर्टरीज सप्लाई कर रही, उसका ब्लड कहाँ से जा रहा है, कहाँ से रप्चर हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें 4 वेसल डीएसए से मिलती है। 4 वेसल डीएसए में भी 2 प्रकार के 4 वेसल डीएसए रहते हैं। एक 2 डायमेंशनल रहता है और एक 3 डायमेंशनल रहता है। 2D एंड 3D में डिफरेंस ये है कि अगर हमने 3 डायमेंशनल किया तो हम आर्टरी और वेन को 360 डिग्री आगे पीछे से देख सकते हैं। जो बहुत कम मशीन्स ऐसे हैं पूरे गुजरात में जो 3D रोटेशनल एंजियोग्राफी करके ये डायग्नोसिस कर सकते हैं। आदिक्यूरा हॉस्पिटल पे वी आर इक्विप्ड विथ 3 डायमेंशनल रोटेशनल एंजियोग्राफी जो हमें ये एन्यूरिज्म और एवीएम का डायग्नोसिस अच्छे से करने में हेल्पफुल है जी। सपोज हमें लग रहा है कि ये वीनस हेमरेजिक इन्फार्क्ट है, सीटी स्कैन पे वीनस हेमरेजिक इन्फार्क्ट का भी एक स्पेसिफाइड लोकेशन रहता है। अगर वीनस हेमरेजिक इन्फार्क्ट है तो उनको हम एमआरआई करा के इन्वेस्टिगेट करते हैं, एमआरआई अलोंग विथ एमआर वीनोग्राफी। सो कौन सी वेन ब्लॉक है वो हमें एमआरआई पे पता चलता है। ये डायग्नोस करना इसलिए ज़रूरी है, सबको स्पेसिफाइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबका मैनेजमेंट अलग अलग है, सबकी ट्रीटमेंट अलग अलग है। हम एक ही ट्रीटमेंट सब पेशेंट को, हेमरेजिक स्ट्रोक के सब पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जी। राइट। तो डायग्नोसिस हो गया और अब जब बात आगे बढ़ती है तो फिर आती है बात ट्रीटमेंट पर। तो किस तरीके की ट्रीटमेंट सर मेडिकल फील्ड में है स्ट्रोक के लिए? जैसे मैंने बताया, हम जो 4-5 हेमरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट्स देखते हैं उसमें सपोज हाइपरटेंसिव ब्लीड का पेशेंट आता है और अगर हाइपरटेंसिव ब्लीड छोटा है तो प्राइमरी हमारा एम ऑफ ट्रीटमेंट रहता है कि उनका ब्लड प्रेशर हम स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें और सपोर्टिव मेडिकेशन दें। अगर हाइपरटेंसिव ब्लीड बड़ा है, ब्रेन के अंदर बहुत ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो कभी कभार ऑपरेशन करके वो ब्लीडिंग को निकालने की और ऊपर से ब्रेन के ऊपर से बोन निकालने की, जिसको हम डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटॉमी बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर ब्लीड एन्यूरिज्म या एवीएम की वजह से हुआ है तो एन्यूरिज्म और एवीएम के लिए अभी पिछले 20-25 साल से एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी करके एक फील्ड डेवलप हुआ है जी। जो मिनिमली इन्वेजिव ब्रेन सर्जरी के लिए वेरी वेल नोन है। पहले के टाइम में अगर एवीएम या एन्यूरिज्म का पेशेंट आता था तो ओपन सर्जरी करके, क्रेनियोटॉमी करके हमें एन्यूरिज्म तक जाना पड़ता था
और उसकी स्पेसिफाइड क्लिप आती है जी। एलॉय की, टाइटेनियम की एक क्लिप आती है जो एन्यूरिज्म के नेक पे लगा के हम एन्यूरिज्म को बंद कर सकते थे। लेकिन अभी ये एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी एडवांसमेंट की वजह से विदाउट ओपनिंग द स्कल हम पैर की नस से ही एन्यूरिज्म के अंदर जा सकते हैं और उसको स्पेसिफाइड कॉइल्स आती है, प्लेटिनम कॉइल्स, उससे हम बंद कर सकते हैं। अभी कॉइलिंग भी मल्टीपल टाइप्स के आते हैं। सिंपल कॉइलिंग आता है, बलून असिस्टेड कॉइलिंग, स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग, फ्लो डाइवर्टर असिस्टेड कॉइलिंग। इट इज अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया हम 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल एंजियोग्राफी करते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट को सिंपल कॉइलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लो डाइवर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये पिछले 20-25 साल में जो एडवांसमेंट हुआ है उससे हम अभी ये स्टेज पे आ गए हैं कि हम कोई भी एन्यूरिज्म की सर्जरी बिना स्कल ओपन किए, विदाउट पुटिंग एनी नाइफ और एनी इंसिजन ऑन बॉडी, हम ये मेजर सर्जरी कर सकते हैं। अगर पेशेंट को एवी मालफॉर्मेशन या एवी फिस्टुला डायग्नोस होता है एंजियोग्राफी पे तो उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। ओपन सर्जरी में पहले हम स्कल पे इंसिजन रख के क्रेनियोटोमी करके उतना एवीएम कट करके बाहर निकालते थे। सेम वे जैसे मैंने बोला एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी में हम पैर की नस से अंदर जा सकते हैं। जो भी नस एवीएम को सप्लाई करती है उसके अंदर उसका एक स्पेसिफाइड कैथेटर रहता है, वो रख के एक स्पेशल टाइप का ग्लू आता है, वो स्लोली इंजेक्ट करते हैं तो जो भी एवीएम रहता है वो नॉर्मल ब्रेन सर्कुलेशन से अलग हो जाता है और बाद में फ्यूचर में उसके रप्चर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। सो ये जो एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी है ये नया फील्ड है। बहुत सारे टाइम से लोग न्यूरोसाइंटिस्ट वे ट्राइंग कि ओपन सर्जरी को हम जितना बने उतना मिनिमली इन्वेजिव में कन्वर्ट करें। सो एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी के लिए हर एक न्यूरोसर्जन को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ न्यूरोसर्जरी स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सो 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर का ट्रेनिंग रहता है। वो ट्रेनिंग लेने के बाद ये जैसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी फॉर स्ट्रोक, एन्यूरिज्म कॉइलिंग, एवीएम एम्बोलाइजेशन, इंट्राक्रेनियल स्टेंटिंग, ये सब प्रोसीजर्स एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी में हम कर सकते हैं। जी, यानी मेडिकल जो है सुविधाएं अब काफ़ी एडवांस हमारे पास होती जा रही है और इसलिए बीमारी से रिकवर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर होना और सुविधाएं एक साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक मैनेजमेंट में क्या नया एडवांसमेंट हुआ है सर? जैसे मैंने आपको बताया एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी इज द एडवांसमेंट इन हेमरेजिक स्ट्रोक मैनेजमेंट। वो ओपन सर्जरी से काफ़ी डिफरेंट है। पेशेंट का मॉर्बिडिटी जो अगर हम क्रेनियोटोमी करते, स्काल्प पे इंसिजन रख के बोन कट करके क्रेनियोटोमी करके एन्यूरिज्म क्लिप किया या एवी मालफॉर्मेशन एक्सरसाइज किया, एवी फिस्टुला डिस्कनेक्ट किया, उसमें और एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी से जो पेशेंट ट्रीट किया उसकी रिकवरी में देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंस क्योंकि पूरा पेन का फैक्टर चला जाता है, इन्फेक्शन का फैक्टर चला जाता है, रिकवरी पीरियड भी बहुत कम हो जाता है और रिकवरी पीरियड भी बहुत कम हो जाता है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो जाता है। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द वास्कुलर डिसीजेज रिलेटेड टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ। जी, क्या सजेशंस है ट्रीटमेंट जब स्ट्रोक की हो रही हो तब पेशेंट को क्या सजेशंस देते हैं आप लोग? जैसे डॉक्टर मोहित शाह ने बताया, टाइम इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर। मैं वापस और वापस स्ट्रेस दूंगा टाइम को कि जितना बने उतना जल्दी बी फास्ट। आपके नज़दीक के जो भी सपोज किसी को भी अफेक्शन होता है, बी फास्ट सबको पता रहना चाहिए। जैसे CPR के बारे में सबको पता है, बी फास्ट के बारे में सबको पता रहना चाहिए। इमीडिएटली डायग्नोस करके दे शुड रश टू ए हॉस्पिटल विच इज स्ट्रोक रेडी। अभी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या है? स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जैसे मैंने बताया, जो हॉस्पिटल में प्रॉपर स्ट्रोक टीम है जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जन है, जहाँ पे सब ट्रीटमेंट हो सके। एक जगह पे सपोज सब कुछ है लेकिन रेडियोलॉजी नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट है, एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जन नहीं है, एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, इकट्ठे करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो इकट्ठे करने में जो टाइम हमें जाएगा, 1 मिनट विल लूज 19 lakhs ऑफ न्यूरॉन, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है वहां पे अगर पेशेंट पहुंचेगा तो इमीडिएटली सब अलर्ट हो जाएंगे और हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे और पेशेंट को अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट विंडो पीरियड में पहुंच जाते हैं लेकिन फिर वहां पे CT स्कैन या MRI की व्यवस्था नहीं होती है, तो पेशेंट CT स्कैन MRI के लिए बाहर जाते हैं, वहां से आते हैं उसमें अराउंड 1 घंटा लगता है। कई बार देखते हैं कि थ्रोम्बोलिसिस हो गया है लेकिन मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी की जरूरत है, तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के लिए जो डॉक्टर है वो अवेलेबल नहीं है।
तो उनको थ्रोम्बोलिसिस से मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के लिए शिफ्ट करना पड़ता है। दैट ऑल्सो टेक अराउंड 1.5 आवर। तो वो जो हमें 1-1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है वो वेस्ट नहीं करना है। जहाँ पे वेल ट्रेंड स्ट्रोक टीम हो वहाँ पे इमीडिएटली पेशेंट को लेके जाना है। जैसे आजकल सबको पता चल गया है कि अगर हमें चेस्ट पेन होता है तो probably it is heart attack, you should immediately go to a hospital where cardiologist is available, cath lab is available. यही अवेयरनेस फैलाने का हमारा प्राइमरी एम है कि यू शुड गो टू अ स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रोक टीम हो और पेशेंट इमीडिएटली वहाँ पे पहुंचे तो उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर और इमीडिएटली हो पाए। बिल्कुल। दूसरा मेरा कहना यह है कि ये जो भी रिस्क फैक्टर मॉडिफाइबल है दैट शुड बी मॉडिफाइड। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। स्ट्रोक का एक बार ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट्स हाइपरटेंशन डायबिटीज पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। अगर वो हाइपरटेंशन डायबिटीज अपने फिजिशियन से प्रॉपर केयर लेके बरोबर से कंट्रोल करे तो फ्यूचर स्ट्रोक का रिस्क कम हो सकता है। सीजेशन ऑफ एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, अदर ड्रग्स, वो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं होने वाला है छोड़ना, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे शुड रिड्यूस एंड देन दे शुड स्टॉप टेकिंग इट। तो एक बार स्ट्रोक हुआ है तो चांसेस ऑफ रिकरेंट स्ट्रोक हम अटका सकते हैं। चेंजेस इन लाइफस्टाइल, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है आजकल, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, उसको हमें थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज आवर डाइट, बैलेंस डाइट पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। चीज़, बटर, जो भी हाइपर लिपिडेमिया हमारे डाइट में करता है वो सब डाइट कंट्रोल करके उसको कम करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज नहीं है, अगर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो थोड़ा हाफ एन आवर अ डे एटलीस्ट यू शुड वॉक और यू शुड रन, और बाकी कोई एक्टिविटी जिसमें फिजिकल एक्सरसाइजेज होती है यू शुड स्टार्ट डूइंग इट। तो थोड़ा कैलोरी बर्न होगा एंड बॉडी विल रिमेन एक्टिव। योगा मेडिटेशन कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस रिलेटेड टू द वर्क। वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है स्ट्रोक के कॉजेज में। सो ये सब मॉडिफिकेशन करके हम स्ट्रोक अगर एक बार हो गया है तो उसको रिकरेंट होने से बचा सकते हैं, और अगर नहीं हुआ है तो आने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। और इसलिए बी फास्ट। एक्सपर्ट डॉक्टर की तो जरूरत है ही, लेकिन इक्विप्ड हॉस्पिटल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और वडोदरा में आदिक्योरा जैसी हॉस्पिटल्स ऐसी मल्टी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ऐसे में अगर कोई भी गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो फौरन इक्विप्ड हॉस्पिटल पहुंचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए आदिक्योरा हॉस्पिटल की 2 डॉक्टर्स आज इस बीमारी के बारे में, उसकी गंभीरता के बारे में और सारी जानकारी, डायग्नोस से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर रिकवरी तक की जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर संदीप मावानी और डॉक्टर मोहित शाह। सर, एक लास्ट संदेश लेना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि वैसे डॉक्टर संदीप ने काफी कुछ बता दिया, लेकिन ये तो सारी बातें तब होती है जब बीमारी हो जाती है। बीमारी से बचने के लिए अगर कोई मंत्र आप दे सके, वैसे डॉक्टर संदीप ने काफी मंत्र दिए हैं, लेकिन एक छोटा सा कुछ आप समझा सके हमारे व्यूअर्स को। बी फास्ट। बी फास्ट। एक ही चीज याद रखे, बी फास्ट। ऐसा कुछ भी सिम्टम आए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, बी फास्ट, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, बस एक्सरसाइज करना चालू करो, डाइट पे कंट्रोल करो, स्मोकिंग बंद करो जी। फैमिली हिस्ट्री हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल, जो कर सकते हैं उस पे फोकस करें। तो जो चीजें हमारे हाथ में है बस उसी पे कंसंट्रेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों डॉक्टरों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको तो हमेशा ही जुड़ना है, क्योंकि ये जो बातें हैं वो आपके लिए तो हम करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई भी बीमारी से हम जूझ रहे हैं या आने वाले फ्यूचर के लिए भी हम बीमारी की जानकारी अगर रखते हैं तो काफी चीजें आसान हो जाती हैं। अगर हमें सिम्टम्स के बारे में ही पता है तो बी फास्ट हमारे लिए ज्यादा पॉसिबल हो जाता है कि हम अवेयर रह सकते हैं कि ये बीमारी हो सकता है, स्ट्रोक हो, हार्ट अटैक हो या समथिंग कुछ भी हो। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के साथ इस तरह से लोग जीना सीख गए हैं कि उसे इग्नोर कर देते हैं, और यही जो बीमारियां हैं वो दूसरी बीमारियों में तब्दील हो जाती है। और इसलिए बीमारियों से दूर रहने के लिए काफी सारे मंत्र डॉक्टर संदीप और डॉक्टर मोहित ने हमें दिए हैं। वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, और आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये सारी बातें आपके हर रिश्तेदार तक, हर फ्रेंड तक पहुंचना जरूरी है। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हमें देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे वीएनएम टीवी को लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।